हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे। मैंने बताया था कि मध्यकाल हमारा चल रहा था। क्या चल रहा था? मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल और मध्यकाल का इतिहास मध्यकाल का इतिहास और इस इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे, मध्यकालीन इतिहास। और मैंने प्रमुख पुस्तकों के बारे में आपसे बताया था कि प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। और लास्ट वाली पुस्तक मैंने बताया था कि तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद के नाम से इसे जानते हैं, जो अरबी भाषा में लिखी हुई थी अल-बरूनी के द्वारा। अब हम अल-बरूनी की ही बात करेंगे। अल-बरूनी या अल-बरूनी किसे कहते हैं? अल-बरूनी अल-बरूनी। ठीक है, चलिए, अल-बरूनी के जन्म की बात करें तो इसका जन्म 973 एडी में हुआ। अल-बरूनी का जन्म 973 एडी में हुआ था। और इसका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान खीवा। जन्म स्थान की बात करें तो खीवा, जो मध्य एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया। मध्य एशिया में पड़ता है। ठीक है, उस समय ख्वारिज़म कहलाता था। खीवा जो है, इसको तत्कालीन समय यानी उस समय तत्कालीन समय में खीवा को ख्वारिज़म कहते थे। ख्वारिज़म। ख्वारिज़म कहते थे। ठीक है, याद रखना। अब आप कहोगे कि ये भारत कब आया, तो देखिए इसके बारे में बात करें तो यह 1018 से 1019 में भारत आया। यानी 1018 महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था। तो 1018-19 में महमूद गजनबी के साथ भारत आया। ठीक है, महमूद गजनबी के साथ भारत आया। भारत आने से पहले, ठीक है, भारत आने से पहले यह खीवा में ख्वारिज़म यानी खीवा में अंतिम शासक, खीवा के अंतिम शासक ख्वारिज़म शाह की सेवा में था। ठीक है, ख्वारिज़म शाह की सेवा में था। ख्वारिज़म शाह की सेवा में था। ठीक है, याद रखना इसे। 1017 एडी में 1017 में भारत आने के बाद यानी वहाँ से 1017 में चला था। तो लास्ट मोमेंट पे वहाँ से चला था। जब भारत आया था उस समय 1018 एडी था। 1018 एडी में ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया। जब महमूद गजनबी
भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। आपको पता है कि महमूद गजनवी ने धन संपदा को लेकर के, धन संपदा के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और उसका एक ही मकसद था कि यहाँ से धन संपदा को लूटना और अफ़गानिस्तान में ले जाना, ठीक है, अपने मध्य एशिया की तरफ ले जाना। ठीक है, बाद उसने आने के बाद इसने हिंदुओं की भाषा, हिंदुओं की भाषा, धर्म एवं दर्शन, धर्म एवं दर्शन का अध्ययन किया। धर्म एवं दर्शन का अध्ययन किया। किसने किया? इसका नाम था अल बरूनी। ठीक है, ये पहला ऐसा मुस्लिम था जिसने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, हिंदुओं की भाषा, हिंदुओं के दर्शन आदि का अध्ययन किया और यह एकमात्र ऐसा मुस्लिम था पहला जिसने भारतीय पुराणों का अध्ययन किया, इसलिए इसे पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कहते हैं। ठीक है, नोट करके लिखना है तुम्हें यहाँ पे, नोट करके, ठीक है, नोट करके कि पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, पहला मुसलमान कौन था? पहला मुसलमान, एकमात्र मुसलमान, इसका नाम था अल बरूनी। ठीक है, चलिए तो अल बरूनी के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, पहला अल बरूनी जन्म 973 AD में, कहाँ? खीवा में। खीवा को मध्य एशिया में ख्वारिज़म के नाम से जानते थे। यहीं पर एक शासक था जिसका नाम था ख्वारिज़म का शाह, उसे शाह कहते थे। ख्वारिज़म के शाह के नाम से उसे जाना जाता था। 1018 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, इसके साथ यहाँ से भारत में आने से पहले खीवा में अंतिम शासक ख्वारिज़म के शाह की सेवा में था। 1017 AD में जब महमूद गजनवी अंतिम शासक को पराजित कर मार देता है तो उस समय ये महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। भारत आने के बाद यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, मुसलमान पहला, और भारतीय भाषाओं, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म आदि का अध्ययन करने वाला ये पहला ऐसा मुसलमान था। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या है? अगले चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा ताज उल मासीर। ये भी पुस्तक है, हम पुस्तकों की बात कर रहे हैं। तो ताज उल मासीर, ताज उल मासीर। चलिए अब इसके लेखक की बात करें कि भाई इसका लेखक कौन था। तो लेखक, इस पुस्तक का लेखक कौन था? इस पुस्तक का लेखक था सदरुद्दीन मोहम्मद हसन। कौन था? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन। सदरुद्दीन मोहम्मद हसन इस पुस्तक का लेखक था। ये कहाँ का था? तो ये निसापुर का निवासी था, यानी अफ़गानिस्तान। निसापुर का निवासी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये कौन था? निसापुर का निवासी था। निवासी कहाँ का? निसापुर का। और निसापुर वर्तमान अफ़गानिस्तान में पड़ता है। और ये भारत किस प्रकार से आया था? मंगोल आक्रमण के समय भाग करके भारत आया। ठीक है, याद रखना, जब मंगोलों ने उस समय अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, नोट करके चाहो तो आप लिख सकते हो इसे,
जब मंगोलों ने, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एक अलग पॉइंट, जब मंगोलों ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया तब यह भागकर भारत आया। ठीक है, भारत आया। ये भारत आ चुका था उस समय जब मंगोलों ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया था, और निसापुर का निवासी था, निसापुर में रहता था अफ़गानिस्तान में। लेकिन जैसे इसने देखा कि मंगोल आक्रमण करने आ रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं, उस समय मौके का फ़ायदा उठा करके भारत की तरफ भाग आया था। भारत आया, ये भारत आ गया। ठीक है, और यहाँ आकर के इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ पर नौकरी कर ली। कहाँ? भारत में। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में रहा। इसको नौकरी दे दी थी इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को आप जानते हो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इसे कहते हैं और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहते हैं। 1206 AD में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। ठीक है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के साथ ही ये लाहौर में था। लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ और अंतिम समय में कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, आपको पता है, घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हुई थी। लाहौर में ही इसकी मृत्यु हुई थी। चौगान यानी पोलो खेल खेलते समय, पोलो एक घोड़े पे बैठ करके एक बॉल को मारना होता है एक स्टिक से, उस खेल को ये खेल रहा होता है लाहौर में, और लाहौर में ही इसकी घोड़े से गिर करके मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, चलिए अब ये तो ताज उल मासीर है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी महत्वपूर्णता का हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? देखिए, ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्यों है ये पुस्तक? देखिए, पहली बात तो इसे इल्तुतमिश के समय में लिखा गया था। याद रखना, इल्तुतमिश के समय इसको लिखा गया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, भाषा क्या है इस पुस्तक की? भाई भाषा है इस पुस्तक की वो है अरबी, क्योंकि जितने भी मुसलमान आ रहे थे, जितने भी मुस्लिम आ रहे थे, ये सभी के सभी अरब के रेगिस्तान से आ रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं आपको जब पढ़ाऊँगा, स्टार्टिंग में प्रारंभ करूँगा, तो उस समय आपको मैं पढ़ाऊँगा कि किस प्रकार से अरब के रेगिस्तान में इस्लाम का उदय हुआ, और इस्लाम का उदय करने वाले कौन व्यक्ति थे, और इस्लाम का उदय किसने किया था। ठीक है, और कितने खलीफा हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और पढ़ाऊँगा, जिससे बताऊँगा राजपूतों की उत्पत्ति, क्योंकि हम राजपूत इतिहास भी नहीं पढ़ते हैं, तो राजपूत इतिहास में इस बार क्लास में पढ़ाऊँगा। क्योंकि राजपूतों का इतिहास कोई पढ़ाता नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा इस बार राजपूतों का इतिहास, तो आप उसको भी पढ़ना ना भूलें। बताऊँगा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से क्षत्रियों से 4 जातियाँ निकल कर आईं, राजपूत, चौहान, ठीक है, परमार और प्रतिहार। ठीक है, चौहान, परमार, प्रतिहार और राजपूत, ये 4 जातियाँ निकल कर आई थी। चलिए, तो भाषा इसकी अरबी है, कहीं कहीं पर ये फारसी भाषा में भी मिलती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फारसी भाषा का अंश भी इसमें मिलता है। कहीं कहीं पर यह यह फारसी भाषा में भी मिलती है। कहीं कहीं पर यह फारसी भाषा में मिलती है। इसका माध्यम क्या है? तो कि माध्यम की बात करें तो माध्यम है भैया इसका कि ये भारत आए और भारत के धर्म ग्रंथों को पढ़ करके ही इन्होंने इन सब की रचना करनी शुरू करी। तो ये काव्य व गद्य, किस प्रकार से? काव्य व गद्य। ठीक है, काव्य व गद्य से संबंधित है। इसमें 12,000 पंक्तियाँ हैं, 12,000 पंक्तियाँ हैं।
12,000 पंक्तियाँ हैं इसके अंतर्गत, अंतर, ठीक है, क्या है, पंक्तियाँ। और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था इसका? इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद इलियट एवं डाउनसन, इलियट एवं डाउनसन, इलियट एवं डाउनसन ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसको आप ध्यान रख लेना, इस पुस्तक का नाम मैंने भी आपको बताया था, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब ये जो ताज उल मासीर पुस्तक है, ताज उल मासीर, इसमें अब जानकारी क्या मिलती है और ये कब लिखी गई थी, ये इस पुस्तक का अनुवाद यहाँ कर लिया। इसमें 1191 AD से लेकर के 1217 AD तक के भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है इस पुस्तक से? इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है जानकारी, ठीक है। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है क्या? देखिए, इस पुस्तक से यह जानकारी मिलती है 1191 AD से, 1191 AD से 1217 AD तक के भारतीय ऐतिहासिक ठीक है घटनाओं का या घटनाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये 1191 AD महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि आपको पता है कि 1191 AD में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान ने निहत्ता समझा था उसे उस समय, और निहत्ता समझ करके उसे जाने दिया, छोड़ दिया, क्योंकि राजपूतों की एक परंपरा होती थी कि हम निहत्ते पर वार नहीं करेंगे। उन्होंने निहत्ते पर वार नहीं किया, लेकिन मुस्लिम इस बात को नहीं समझते थे। वो उनका मतलब था कि अगर रणभूमि में राजा निहत्ता है तो सबसे पहले रणभूमि में राजा को मारना चाहिए। उन्होंने वही कार्य किया। 1192 AD में जब पृथ्वीराज चौहान निहत्ते हो जाते हैं तो मौके का फ़ायदा उठा करके मोहम्मद गौरी के द्वारा उनको मरवा दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब ताज उल मासीर एक ऐसी पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत, गजनबी, मध्य एशिया, इस्लाम के इतिहास को अलग करती है, ठीक है, याद रखना। यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है, ठीक है, यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत, गजनबी वंश, मध्य एशिया तथा इस्लाम के इतिहास को अलग करती है, हसन निजामी के अनुसार दिरहम व दिनार सिक्कों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया, ठीक है, याद रखना। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये जो हसन निजामी थे, ठीक है, हसन निजामी के अनुसार सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी, तो हसन निजामी के अनुसार जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, हसन निजामी के अनुसार दिरहम जो अब इस समय दुबई में चलता है, दिरहम
व दिनार, जो अभी इस समय विदेशी मुद्रा हैं, इस्लामिक कंट्रों की दीवार नहीं, सॉरी दिनार, मैंने दीवार लिख दिया, दिनार, ठीक है, दिनार। तो दिरहम व दिनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया। और ये कहाँ चलाया था? भारत में चलाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, तो यही यहाँ पर चलाएगा। आज देख सकते हैं आप कि भाई जो यहाँ पर भारत की उस समय की करेंसी थी, देखिए उस समय सोने और चांदी के भी सिक्के चलते थे। हमारे भारतीय शासकों ने सोने एवं चांदी के सिक्के चलाए, लेकिन जब विदेशी शक्तियाँ भारत में आती चली गई, तो इन्होंने धीरे धीरे इनका रूपांतरण करते चले गए और इनका स्थान परिवर्तित करते चले गए, और इनके स्थान पर नई नई प्रकार की, जैसे तांबे के सिक्का, चांदी का टका, तांबे का जीतल, इस प्रकार से चलाते गए। लेकिन मोहम्मद गौरी के समय तक भी चांदी के सिक्के चलते थे, क्योंकि चांदी का टंका और तांबे का जीतल मैंने बताया है। मोहम्मद गौरी, लक्ष्मी की आकृति भी पाई गई है इस पर, ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पुस्तक की बात करें, इसका नाम है तबकात ए नासिर। नेक्स्ट पुस्तक का क्या नाम है? तबकात ए नासिर पुस्तक। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तबकात ए नासिर पुस्तक, इसको लिखा किसने था? इसका राइटर देखते हैं, राइटर कौन था, ठीक है। चलिए राइटर, आगे देखते हैं, राइटर, लेखक। वह लेखक का नाम आप सभी जानते भी हैं, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज इस पुस्तक का लेखक था। भाषा क्या है इस पुस्तक की? भाई भाषा है इस पुस्तक की फ़ारसी। कैसी भाषा है? फ़ारसी। यह फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। 13वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के शासनकाल में जब ये भारत आया था, उस समय नव स्थापित तुर्की सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसी के बारे में जानकारी देता है। तो 13वीं शताब्दी में फ़ारसी भाषा में, कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी। तेरहवीं शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई थी फ़ारसी भाषा में। तबकात ए नासिर, लेखक मिनहाज उस सिराज। और भैया जानकारी क्या मिलती है, देखिए इस पुस्तक में पहले तो अध्याय देखिए, अध्याय कितने हैं? अध्याय हैं इस पुस्तक में 23। कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं। और जानकारी हमें किस चीज़ से मिलती है? जानकारी मिलती है भैया हमें इस चीज़ की। जानकारी क्या है? जानकारी 1227 AD से लेकर के 1259 AD तक की इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश का शासनकाल, रजिया सुल्तान का शासनकाल, आराम शाह, ठीक है, रुकनुद्दीन शाह, और इसके साथ साथ, ठीक है, और इसके साथ साथ बलबन तक की भी जानकारी हमें इसी पुस्तक से मिलती है। क्योंकि बलबन का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और बलबन अपने पुत्री का विवाह कर देता है। मैंने बताया था आपसे कि सिकंदर नाम होता है इसका, जो इसी वंश से संबंधित होता है, गुलाम वंश से संबंधित होता है। उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और सारी शक्तियाँ अपने हाथों में ले लेता है। वो तो एक राजा मुखोटा होता है वहाँ समय। तो उसके जीवन काल तक की यहाँ पर क्या मिलती हैं? जानकारी मिलती है। चलिए मोहम्मद गौरी के भारत विजय, इस पुस्तक में और भी जो जानकारी मिलती है वो क्या है? वो ये है कि मोहम्मद गौरी के भारत विजय अभियान, कौन सा? कि मोहम्मद गौरी के भारत विजय तथा नव स्थापित
नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण तुर्की विजय की विवरण मिलता है। प्रत्यक्ष विवरण मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? प्रत्यक्ष विवरण मिलता है इस पुस्तक से। ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिए, ये जो विवरण मिलता है तुर्की राज्य का, जो विवरण मिलता है, ये क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने केवल मोहम्मद गोरी के भारत विजय अभियान के बारे में बात करी है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया। जब ये भारत आया तो उस समय जब मोहम्मद गोरी भारत आया था तो 1191 ईडी का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मोहम्मद गोरी उस समय भारत में दो तीन बार पराजित हुआ। पहले पराजित किया था इसको भीम ने, ठीक है। चालुक्य वंश से शासक पुलकेशिन का भाई भीम ने इसको पराजित किया था। और जब भीम ने इसको पराजित किया इसको गुजरात में इसको पराजित किया था अपनी माँ, देखिए, नायिका के संरक्षण में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। और उस समय भीम ने इसको पराजित किया, तो उसके बारे में नहीं लिखा है। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान जी ने इसको पराजित किया, उसके बारे में नहीं लिखा है। लेकिन जैसे ही 1192 ईडी के युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, उस युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें चलिए, हो गया मिनहाज उस सिराज। तो आज की क्लास में केवल इतना ही बात करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि क्लास आपको पसंद आ रही होंगी। अच्छी तरीके से क्लास को आप करना ना भूलें, क्लास को कंटिन्यू करते रहें। जल्दी ही हम अपनी फेस वाली वीडियो भी लेकर आएंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। वीडियो बनाते समय आपको पता है कि पंखा चलता है और आवाज़ ज़्यादा तेज़ आती है, इसलिए अभी फ़िलहाल में वीडियो आप इस तरीके की ही लीजिए। जल्दी ही आपको फेसबुक पर भी क्लासेस मिलेंगी, इसके साथ साथ आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस मिलेंगी, और इन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी जल्दी ही बन जाएगा हरीश क्लासेस बुलंदशहर के नाम से। वैसे है हमारा हरीश क्लासेस बुलंदशहर के नाम से टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है हरीश क्लासेस बुलंदशहर के नाम से, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के भी साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल भी हमारा है, वो भी हरीश क्लासेस बुलंदशहर के नाम से है, तो आप इंस्टाग्राम के चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे साइंस फिक्शन वाली वीडियो आपको डाली जाती हैं, फैक्ट वाली वीडियो वहाँ पर डाली जाती हैं, नॉलेज वाली वीडियो वहाँ पर डाली जाती हैं। तो आप उन वीडियो को करना ना भूलें, देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। चलिए।